इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में अब चिट्ठी बम, नीतीश के जवाब पर तेजस्वी ने दिया प्रूफ। बिहार में करीब 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड बनाए जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। बिहार के 28 जिलों में गुलाब का असर, होगी बारिश, चलेंगी हवाएं। कल से बिहार के 8 जिलों में शुरू होगा बालू खनन, बढ़ी कीमतों से मिलेगी राहत। खेल मंत्री ने आंखें न्यूज़ 24 से कहा, बिहार में खेल और खिलाड़ी दोनों पर सरकार का सगज। अब समाचार विस्तार से। बिहार में जातिगत जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है, लेकिन इन सब के बीच ही सूबे में चिट्ठी पर सियासत भी तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी चिट्ठी तो केवल मीडिया में ही आती है। बिहार में जातिगत जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है, लेकिन सबके बीच ही सूबे में चिट्ठी पर सियासत भी तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसानों की समस्या को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी को लेकर बुधवार को कहा कि उनकी चिट्ठी तो मीडिया में आती है। बाढ़ को लेकर के तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका। हमको तो कोई पत्र नहीं मिला। अब बाढ़ के लिए जितना काम हुआ है बिहार में, ये कहने वाली बात है। सीएम नीतीश कुमार की इस टिप्पणी के बाद अब तेजस्वी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रूफ दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री पर सियासी वार किया। बुधवार को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 पन्नों का पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने बिहार के किसानों की समस्या का जिक्र किया और लिखा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं का स्थायी हल निकालने की मांग की थी, लेकिन बुधवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हमें इस बारे में नहीं पता, वे मुझे पत्र लिखते कहाँ हैं, वो तो बस मीडिया में ही आता है। सीएम की इस टिप्पणी के बाद तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रूफ के साथ ट्विटर पर अपनी बात रखी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बिहार के सीएम इतने अनजान कैसे रह सकते हैं। तेजस्वी के पत्र को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे मुझे पत्र लिखते ही कहाँ हैं। सीएम ने कहा था कि ऐसे कहीं लिख कर भेज देने पर हम कैसे पढ़ेंगे। इस दौरान किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के किसानों को हर सुविधा दी जा रही है। बाढ़ और सुखाड़ की वजह से जो भी क्षति हुई है, सरकार उसको लेकर किसानों की पूरी मदद कर रही है। जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तब से ये समूचा फ्लड का, ड्राउट का, सबको कब से देख रहे हैं। आपदा को जो सबसे पहले हुआ था 2007, इतना काम किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरों के लिए दिन भर देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बच्चों के लिए बिहार में करीबन 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड बनाए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बच्चों के लिए बिहार में करीब 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड बनाए जाएंगे। इसमें 456 हाइब्रिड ICU और 1060 ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने BMICL को निविदा निकाले आगे की कार्रवाई करने को कहा है, ताकि तय समय पर राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में बेड स्थापित हो सके। अगले मार्च माह तक कार्य के पूरा होने की संभावना है। मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना पीड़ित बच्चों को त्वरित एवं बेहतर इलाज उपलब्ध हो सके, इसे ध्यान में रखकर बेड की व्यवस्था की जा रही है। जो हम लोगों ने 6 महीना का समय सोचा था 31 दिसंबर तक, ये आंकड़ा शायद 9 करोड़ तक चला जाएगा। तो बहुत तेजी के साथ टीकाकरण का कार्य चल रहा है और ये इसलिए हो पा रहा है कि जहां स्वास्थ्य विभाग बहुत प्रयासपूर्वक कार्य कर रहा है, वहीं आम लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। ये सब जन अभियान होता है, बिना जनता के सहयोग के ऐसे अभियान को सफलता नहीं मिलती है। और आज जनता जागरूक है, जनता टीका लेना चाहती है, इसलिए हम भी सफल हो रहे हैं। राज्य के सभी जिलों में कोविड डेडिकेटेड बेड लग जाने से आपात स्थिति में कोरोना से ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ित बच्चों का इलाज अपने नजदीकी जिलों में संभव हो सकेगा और आर्थिक बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कोरोना की रोकथाम और संभावित तीसरी लहर में सामना करने के लिए राज्य में सभी आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। 30 जिलों में 42 बेड और 8 जिलों में 32 बेड की व्यवस्था की जाएगी। कुल 1556 बेड में 456 हाइब्रिड ICU बेड होंगे और 1060 ऑक्सीजन युक्त बेड रहेंगे। इनमें कुछ बेड हाई डिपेंडेंसी होंगे। विभाग संभावित तीसरी लहर के अलावे राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर प्रखंड, अनुमंडल और सदर अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेजों में संसाधनों को बढ़ाने का लगातार कार्य कर रहा है। कोविड डेडिकेटेड बेड के क्रियाशील होने के बाद इसके संचालन को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरों के लिए दिन भर देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय गुलाब की वजह से बिहार के 28 जिलों में अगले 48 घंटे के लिए तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनाने की वजह से बिहार में भी तेजी से बारिश का सिस्टम बनता दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय गुलाब की वजह से बिहार के 28 जिलों में अगले 48 घंटे के लिए तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवातीय हवा के क्षेत्र के प्रभाव से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और बंगाल के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से बिहार में भी तेज बारिश का सिस्टम बनता दिख रहा है। इसकी वजह से अगले 48 घंटे में सीमांचल से लेकर उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश की संभावना है। चक्रवातीय प्रभाव की वजह से वायुमंडल में नमी की मात्रा में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। बिहार में एक बार फिर 1 अक्टूबर यानी शुक्रवार से बालू खनन शुरू हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ 8 जिलों में शुरू हो पाएगा। बाकी के जिलों में पेंच फंसा हुआ है। दरअसल एनजीटी के रोक के कारण 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बालू खनन पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। जुलाई से बालू घाटों से खनन पर रोक की मियाद 30 सितंबर की रात 12 बजे समाप्त हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि 1 अक्टूबर से 8 जिलों में पूर्व की भांति बालू खनन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, परंतु 1 अक्टूबर से बालू घाट खुलने में पेच है।
इसमें अभी कुछ और समय लग सकता है। खान और भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बालू खनन प्रारंभ करने का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के विचारार्थ किया हुआ है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी। उम्मीद है कि शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक में बालू घाटों से खनन की मंजूरी मिल जाएगी। खनन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार फिलहाल 16 जिलों से बालू खनन प्रारंभ करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजा गया है। इनमें 8 जिलों में पूर्व ही तरह बंदोबस्ती राशि में 35 से 50% अतिरिक्त शुल्क लेकर पूर्व के बंदोबस्तधारियों को खनन की अनुमति दे दी जाएगी, जबकि अन्य 8 जिलों में बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। बंदोबस्त के लिए अधिक बोली लगाने वालों को खनन का काम सौंप दिया जाएगा। खान और भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम कहते हैं कि हमारी तैयारी 1 अक्टूबर से बालू खनन प्रारंभ करने की थी। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल के ध्यानार्थ भेजा है। मंत्रिमंडल की सहमति मिलते ही यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आएगा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो या विपक्ष के नेता हो या प्रदेश के दरिद्र जनता हो, सर्वमान्य होगा। उम्मीद है कि 1 सप्ताह में घाटों से खनन प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य के लोगों को बगैर किसी समस्या के सरकारी दरों पर सहायता से बालू प्राप्त हो। इसके लिए सरकार काम कर रही है। जल्द ही सारा कुछ नियमित हो जाएगा। राज्य के 8 जिलों नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर और अरवल से बालू खनन हो रहा था। सूत्रों की माने तो यहाँ पुराने बंदोबस्तधारियों को अतिरिक्त शुल्क देकर काम जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि पटना, भोजपुर, सारण, गया, औरंगाबाद, लखीसराय, मुंगेर और रोहतास में लॉटरी से बंदोबस्ती की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। नजर हर खबर पर। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि बिहार में खेल और खिलाड़ी पर सरकार पूरी तरह से सजग है। आंखें न्यूज़ 24 से खास बातचीत में क्या कहा खेल मंत्री ने, दिखाते हैं आपको पूरा इंटरव्यू। प्रकाश चंद्राल, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और आंखें न्यूज़ 24 में इस वक्त कैमरे में हमारे साथ हैं बिहार सरकार के खेल मंत्री आलोक रंजन झा। और आलोक रंजन जी से हम लोग पूछेंगे बहुत सारे सवाल। इस वक्त देखिए आंखें न्यूज़ 24 और सर, बिहार में जो खेल है और जो खिलाड़ी है, खिलाड़ियों में प्रतिभा तो बहुत है, तो आप मंत्री हैं विभाग के, आपको ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों के साथ कहीं ना कहीं न्याय संगत हो रहा है? बिल्कुल। हम लोग जब से हमारी सरकार आई है राज्य में, तब से जिस प्रकार से खेल को बढ़ाने के लिए हम लोग खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रत्येक वर्ष खेल सम्मान समारोह के माध्यम से उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। खिलाड़ी कल्याण कोष के माध्यम से खिलाड़ी को, जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, उसको डिग्री के लिए, उसको उपक्रम के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। अभी भी 21 लाख रुपया अभी हम लोग 20-21 में खर्च किए हैं। तो लगातार खिलाड़ी के लिए अभी हम लोग इस राज्य में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि राजगीर में राज्य खेल अकादमी हम लोग खोलने जा रहे हैं और साथ ही साथ राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इस राज्य में के खिलाड़ी को अब खेल के आधुनिक शिक्षा हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस राज्य के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वह प्रखंड में स्टेडियम, हम लोग प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खेलो इंडिया के माध्यम से स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं। हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खेल भवन सब व्यायामशाला लगभग 7 करोड़ की राशि से प्रत्येक
जिला मुख्यालय पर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उसमें कुश्ती का, ताइक्वांडो का, कबड्डी का मैट और उसके अंदर टेबल टेनिस के लिए सारा जगह जो है हम लोग बना रहे हैं। ये सारे चीज़ जो भी हम लोग कर रहे हैं ये हमारे राज्य के प्रतिभा को आगे बढ़ने, इतना ही नहीं, हम लोग राज्य सरकार में सामान्य प्रशासन और गृह विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ी को नौकरी भी देते हैं। तो ये सारा जो कार्यक्रम है हमारा, यह अपने राज्य के प्रतिभा को उभारने के लिए, अपने राज्य में खिलाड़ी तैयार हो, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। आप बोल तो रहे हैं सर कि आप बहुत सारा योजना बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन जब 16 अगस्त को खेल जिस दिन दिवस था उस दिन तो खिलाड़ी का क्या, तो वो खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? खिलाड़ी कह रहे हैं कि सरकार से हम लोग कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहे हैं, हमें प्रोत्साहन देना चाहिए तो हमें उलाहना मिलता है। कोटा से जो नौकरी है उसकी एक लंबी फहरिस्त है, उन्हें स्टेडियम नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, प्रशिक्षण के लिए। कोरोना सेंटर बहुत सालों से कोरोना सेंटर के तौर पर उसे चिन्हित कर दिया गया है। आपसे भी कई बार अपील किया है खिलाड़ियों ने, सर उस मामले में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप जानते हैं कि 2 वर्षों से जो ये वैश्विक महामारी कोरोना आया, ये इसी देश नहीं पूरी दुनिया में को ये तबाह किया है और उसी में हमारा देश भी है, हम लोग उसी में हमारा राज्य है। और आप जानते हैं कि जब कोई महामारी आ जाता है तो उस महामारी से बचना पहला सरकार का ध्येय होता है कि पहले हम उस महामारी से अपने जनता को, देश के वासी को बचाएं, राज्यवासी को बचाएं। और उस स्थिति में सभी प्राथमिकताएं पीछे चली जाती है स्वास्थ्य के सामने में। तो स्वाभाविक है जब कोरोना का वैश्विक महामारी आया तो हम लोग जो भी जगह था उस जगह पर पहले अपने जनता को बचाने का काम किए हैं। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर जैसे यदि हम बच जाते हैं तो आने वाले समय में पुनः सब चीज़ शुरू हो जाएगा। हम लोग शुरू करने की प्रक्रिया में भी है और जब शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक है फिर हमारा जो प्रशिक्षण केंद्र है, हमारा स्टेडियम है, ये सब जगह जो है इसका लाभ जो है सो हमारे खिलाड़ी लेना शुरू करें। दिग्गज नेता माने जाते हैं आलोक रंजन झा, और इनसे अगर इनसे बातचीत कर रहे हैं तो जरूर इस बारे में इनसे चर्चा करनी होगी। सर, आपके नज़र में विशेष राज्य का पैमाना क्या है? सर, विशेष राज्य का आपकी नज़र में विशेष राज्य का पैमाना क्या है जिसे लेकर इतना उहापोह मचा हुआ है? कोई उहापोह नहीं है। बिहार को लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री, जब से प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, लगातार बिहार को विशेष पैकेज दे करके बिहार को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि जो विशेष राज्य की बात की जा रही है, पैकेज की बात की जा रही है, वो निराधार है और विपक्ष का ये सब कोई प्रोपेगेंडा है? नहीं, विपक्ष को तो कोई मुद्दा चाहिए, विपक्ष को मुद्दा चाहिए। और आज विशेष पैकेज के माध्यम से बिहार को मजबूत किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए लगातार विशेष पैकेज दे करके बिहार में को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल है मेरा सर, अब राजद और लोजपा कह रही है सर कि नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं, जाति जनगणना पर कहिए या विशेष राज्य पर कहिए, आपका क्या प्रतिक्रिया? राजद जो है सो ख्याली पुलाव पका रहा है, वो बेचारा बेचैन है। 15 वर्षों से बिहार की जनता उसको जो है सो जगह नहीं दिया है। बिहार की जनता समझ रही है चूँकि वह 15 साल जो शासन हुआ है उस शासन से इस राज्य की जनता इतना त्रस्त हो चुकी है कि उसे बहुत लगातार कितनों प्रयास करने के बाद, कितनों प्रोपगंडा करने के बाद बिहार की जनता उनको सत्ता नहीं देने जा रही है। तो वो बेचैन है और बेचैनी में जब मन होता है तो उनको लगता है ख्याली पकाते रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने सहयोगी आशीष के साथ प्रकाश चंद्रा, आंखें न्यूज़ 24। रोहतास जिले के मैघरा गांव के रहने वाले शहीद धर्मेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया। शहीद धर्मेंद्र कुमार सिंह सिख रेजिमेंट में नायक पद पर तैनात थे और बीते 27 अगस्त को श्रीनगर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे, जिन्हें आज देर
शाम श्रीनगर से दिल्ली और फिर दिल्ली से पटना उनका पार्थिव शरीर लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों सहित सिख रेजिमेंट अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बिहार के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद को अंतिम विदाई दी। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सिख रेजिमेंट अधिकारियों के साथ शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव रोहतास के मैघरा गांव के लिए रवाना किया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में अब चिट्ठी बम, नीतीश के जवाब पर तेजस्वी ने दिया प्रूफ। बिहार में करीब 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड बनाए जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। बिहार के 28 जिलों में गुलाब का असर, होगी बारिश, चलेंगी हवाएं। कल से बिहार के 8 जिलों में शुरू होगा बालू खनन, बढ़ी कीमतों से मिलेगी राहत। खेल मंत्री ने आंखें न्यूज़ 24 से कहा, बिहार में खेल और खिलाड़ी दोनों पर सरकार का सगज। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।